नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कैसा हो बजट में। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। मैं हूं अजय कौल। आज हम करेंगे चर्चा डिफेंस सेक्टर की। भारत सरहद पर दो मोर्चों से घिरा हुआ है। एक तरफ एलओसी पर पाकिस्तान आग दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ पूरे लाव लश्कर के साथ चीन हमारी सीमाओं पर खड़ा है। ऐसे में रक्षा बजट बेहद अहम हो जाता है, यानी डिफेंस के लिए बड़े रक्षा बजट की जरूरत है। लेकिन क्या इस दौर में सरकार इस हालत में है कि वो रक्षा बजट बढ़ाए? क्या है रक्षा बजट से उम्मीदें और क्या होना चाहिए, करेंगे पूरा विश्लेषण खास मेहमानों के साथ। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। देश की सुरक्षा सबसे अहम है और भारत के लिए मौजूदा दौर में बड़ी चुनौतियां हैं। चीन और पाकिस्तान लगातार भारत के लिए बड़ी थ्रेट बने हुए हैं। चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों से निपटने के लिए रक्षा मंत्रालय 5 साल का रक्षा आधुनिकीकरण प्लान की भी तैयार कर रहा है। माना जा रहा है कि तीनों सेनाओं के संयुक्त आधुनिकीकरण के रोड मैप के आधार पर ही इस बार का रक्षा बजट होगा। आम बजट में रक्षा के लिए क्या कुछ होगा खास, करेंगे पूरी पड़ताल। लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। दुनिया के देश कोविड-19 से हलकान है, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन भारत के सामने एक और चुनौती है, वो है चीन और पाकिस्तान। चीन सीमा पर खड़ा है और युद्ध का माहौल बना रहा है। वहीं पाकिस्तान के साथ भी एलओसी पर तनाव है, यानी भारत को दो मोर्चों पर जंग की आशंका है। इसलिए बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार रक्षा बजट में बड़ा ऐलान होगा या फिर फंड की वजह से सुरक्षा से समझौता करना पड़ेगा। भारत का मुकाबला ऐसे देश चीन से है, जिसका दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट है। 2020 में चीन का आधिकारिक रक्षा बजट $179 बिलियन था। भारत के बजट से 3 गुना। बात करें भारत की रक्षा बजट की, तो 2020-21 में रक्षा बजट में 3,37,553 करोड़ रुपए दिए गए। रक्षा पेंशन के लिए 1,33,825 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि का प्रावधान। रक्षा पेंशन समेत कुल रक्षा आवंटन 4,71,378 करोड़ रुपए था। 40,367.21 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई। 2020-21 का कुल रक्षा बजट कुल खर्च का 15.49% था। चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों से निपटने के लिए रक्षा मंत्रालय 5 साल का रक्षा आधुनिकीकरण प्लान भी तैयार कर रहा है। माना जा रहा है कि तीनों सेनाओं के संयुक्त आधुनिकीकरण के रोड मैप के आधार पर ही इस बार का रक्षा बजट होगा। इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटी डेवलपमेंट प्लान के तहत 2 साल का वार्षिक रोल ऑन प्लान भी बनाया जा रहा है। साथ ही ऐसा रक्षा आधुनिकीकरण फंड बनाने के लिए भी बातचीत चल रही है, जो लैप्स ना हो। रक्षा मंत्रालय पेंशन बजट कम करने पर भी लगातार काम कर रहा है। ये 1,17,000 करोड़ से बढ़कर 1,33,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। तीनों सेनाओं की ज्वाइंटनेस का काम 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। इसके लिए 3 नई कमान, डिफेंस स्पेस, डिफेंस साइबर एजेंसी और सैन्य बल विशेष ऑपरेशंस डिवीजन बनाई जानी है। चीन सीमा पर विवाद और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य साजो सामान के जमावड़े के बीच भारत ने 2020 में कई रक्षा सौदे भी किए थे। साथ ही पिछले साल सितंबर में सैनिक साजो सामान और हथियारों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लक्ष्य पर केंद्रित नई रक्षा खरीद प्रक्रिया की घोषणा भी की गई थी। नई खरीद प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए हथियारों और सैन्य साजो सामान को किराए पर लेने का विकल्प खोल दिया गया है। इस बदलाव के बाद अब लड़ाकू हेलीकॉप्टर, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, नौसैनिक जहाज से लेकर युद्धक साजो सामान को देश विदेश कहीं से भी अनुबंध पर लेने का रास्ता खुल गया है। जाहिर है डिफेंस के लिए ये आम बजट बेहद अहम होगा। चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या बजट भी बड़ा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। रक्षा बजट को लेकर क्या कह रहा है रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी सिवाच का, वो भी आपको सुनाते हैं। बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं भारत की फौज को कि इस साल जो है डिफेंस बजट में काफी बढ़ोतरी होगी बनिस्बत पिछले साल के, क्योंकि जिस प्रकार से भारत और चीन के बीच के अंदर फेस ऑफ है लद्दाख के अंदर, और जो टेंशन बिल्डअप है वेस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान के साथ,
इसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है 10 से 15 लाख करोड़ के करीब बढ़ोतरी होगी डिफेंस बजट में। ये पिछले साल जो डिफेंस बजट था वो 1.6 जीडीपी का हिस्सा था, 1.60%, तो वो काफी कम है। अगर भारत को 2 फ्रंट लड़ाई लड़नी है तो जरूरी है कि उसका बजट कम से कम 2.5 से लेके ज्यादा % बजट होना चाहिए। तो 2020-21 में किस किस मद में रक्षा बजट दिया गया, तीनों सेनाओं को कितना मिला, आंकड़ों की तस्वीर जानने के लिए सीधे रुख करते हैं हमारी सहयोगी शिवानी पांडे का। धन्यवाद घनश्याम। अब आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं 2020-21 का जो बजट था किस मद में कितना खर्च हुआ। सबसे पहले बात करेंगे रक्षा बजट की। रक्षा बजट में वेतन 30% तक, वहीं पेंशन की अगर बात करें तो पेंशन में 28% मिला। अगर कैपिटल आउटले की बात करें तो आप देख सकते हैं 23% मिला। स्टोर की अगर बात करें तो 9%, वहीं अन्य की अगर बात करें तो 10% मिला। वहीं आम बजट 2021-22 में अगर रक्षा बजट में सैलरी की अगर बात करें, एक तुलनात्मक आंकड़ा आपको दिखाते हैं। 2018-19 में जो सैलरी थी वो 1,29,836 करोड़ रुपए थी। वहीं 2019-20 में 1,34,810 करोड़ रुपए। वहीं 2020-21 की अगर बात करें तो 1,42,292 करोड़ रुपए रही। वहीं अब रक्षा बजट एक तुलनात्मक आंकड़ा फिर से आपको समझाते हैं। 2018-19 में 89,783 करोड़ रुपए रहा। अगर 2019-20 की बात करें तो 1,05,727 करोड़ रुपए रहा। वहीं 2020-21 में आप देख सकते हैं कि 1,07,233 करोड़ रुपए रहा। वहीं पेंशन में 2018-19 में 1,0775 करोड़ रुपए रहा। 2019-20 की अगर बात करें तो 1,17,810 करोड़ रुपए रहा। वहीं 20-21 में आप देख सकते हैं कि पेंशन में 1,33,825 करोड़ रुपए खर्च हुआ। वहीं स्टोर की अगर बात करें तो 2018-19 में 43,637 करोड़ रुपए खर्च हुए। वहीं 2019-20 में 44,353 करोड़ रुपए दिए गए। वहीं 2020-21 का जो आंकड़ा आप देख सकते हैं 42,856 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं अन्य की अगर बात करें तो 2018-19 में 38,427 करोड़ रुपए दिए गए। 2019-20 में 46,119 करोड़ रुपए दिए गए। वहीं 2020-21 में 45,172 करोड़ रुपए दिए गए। वहीं आर्मी बजट की अगर बात करें तो 2019-20 का जो आंकड़ा है वो 2,77,093 करोड़ रुपए है। वहीं 2020-21 में 2,97,035 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यह आर्मी बजट था। अब नेवी की बात कर लेते हैं। नेवी में 2019-20 में 60,882 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं अगर 2020-21 के आंकड़े अगर आप देख रहे हैं तो 61,890 करोड़ रुपए नेवी को 2018-19 में दिए गए। अब एयरफोर्स की हम बात करते हैं। 2019-20 में 86,812 करोड़ रुपए दिए गए। वहीं एयरफोर्स की अगर बात करें 2020-21 में तो 86,558 करोड़ रुपए कुल बजट में से इतना मिला है। अब अन्य की बात करते हैं। 2019-20 में 24,033 करोड़ रुपए दिए गए हैं कुल बजट में से। वहीं 2020-21 की अगर बात करें तो 25,896 करोड़ रुपए कुल बजट में से 2020-21 में दिए गए हैं। तो ये था 2020 और 21 का जो आंकड़ा। ओवर टू यू घनश्याम। शुक्रिया आपका शिवानी, तमाम बातचीत और आंकड़ों के जरिए वो तस्वीर दिखाने के लिए जो असल में रक्षा बजट से जुड़ी हुई नजर आती है। एक बड़ी तस्वीर उकेरने की कोशिश करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। परिचय मैं अपने पैनल का आपसे करा दूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मेरे साथ जुड़ रहे रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव कटोच साहब, और साथ ही साथ मधुकर गुप्ता एक्स-आईएएस हैं और देवदत्त जी भी एक्स-आईएएस चर्चा का हिस्सा है। सबसे पहले गुरमीत सर, आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, पाकिस्तान और चीन जब तेवर दिखा रहा हो, त्योरियां चढ़ा रहा हो, ऐसे में इस बजट में कितना बड़ा प्रावधान आपको लगता है जो एड ऑन इस बार कर देना चाहिए? अवश्य ही इसको करना चाहिए। देखिए, जो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा है जी, उसके ऊपर में जो चुनौतियां हैं, जो LAC, LOC और टेररिज्म, तीनों का ही एक चुनौती को जो बिल्कुल सामना करना है जी। उसके अलावा आशा है और उम्मीद भी है कि जो हमारे मॉडर्नाइजेशन के लिए जो कदम उठाए हैं उसके ऊपर में अवश्य ही बजट अलॉट होगा। और इसके अलावा जो आत्मनिर्भर हमारे प्लान्स बनाए गए हैं, और मैं कहूंगा कि अगर आप मिनी बजट को देखें तो किस प्रकार से एलोकेशन की गई है, जो आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस
अपना इंडिजीनियस प्रोडक्शन और उसके अलावा किस प्रकार से हमारी सोच है मॉडर्नाइजेशन के लिए। और मैं तो कहूंगा कि ये जो क्षण है भारत के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि जो चीन की चुनौती है और पाकिस्तान की चुनौती है और इन जिन दोनों मिलकर जो एक टू फ्रंट वॉर की चुनौती है, जो उनका नापाक गठबंधन है, उसको किस प्रकार से सामना करना है ये बिल्कुल हमारे सामने है। इसके अलावा और भी जैसे टेररिज्म और एंटी इंडिया फोर्सेस जहाँ जो हमारे इंटरनल चैलेंजेस होते हैं वो भी हमारे लिए चुनौती है। तो अवश्य ही देखिए जो भारतीय सेना की आशा है, उम्मीद है और पूर्ण विश्वास है भारतीय सरकार के ऊपर में कि इनको मद्देनजर रखिए। और देखिए चुनौती किसकी है? चुनौती चाइना की है, जिनका जो बजट हमारे से काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी जो हम जिस प्रकार से पूरी भारतीय सेना इस चुनौती को लड़ रही है, तो जो इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं उनका प्रोक्योरमेंट करना बहुत ही जरूरी है। जनरल सिंह, आप डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं, तो उस इन दैट कैपेसिटी आपको क्या लगता है, जैसे आपने कहा कि करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए इस बजट में सरकार को? व्हाट आर द प्रायोरिटीज जो डिफेंस फोर्स क्या है? जैसे आपने चैलेंजेस बताए चाइना, पाकिस्तान, तो उसको देखते हुए ये तो अनप्लैंड एक हो गया, चाइना का तो अनप्लैंड ही हो गया, पाकिस्तान वी नो वी हैव बीन डीलिंग विद दैट। सो आपको क्या लगता है इसको मद्देनजर रखे हुए क्या करना चाहिए? अजय जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं कहूंगा देखिए हमको जो कैपिटल और रेवेन्यू का जो बैलेंस है उसको उसके ऊपर में एक बहुत अच्छी सोच रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो कैपिटल फंड है ये हमारे मॉडर्नाइजेशन और इक्विपिंग के ऊपर में असर करता है। मैं तो इस हद तक भी कहूंगा ये जो पेंशन है ये बिल्कुल अलग बजट से ही आना चाहिए, क्योंकि इसका डिफेंस बजट के ऊपर में सीधा सीधा असर नहीं होना चाहिए। और जो आपने प्रायोरिटीज पूछी है, तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले हमारी प्रायोरिटीज है जो ड्रोन का चैलेंज है उसके ऊपर में ड्रोन की एक्विजिशन, दूसरा जो मल्टी रोल कम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिस प्रकार आपने देखा है कि अभी राफेल आए हैं, लेकिन हमारा 114 मल्टी रोल कम्बैट एयरक्राफ्ट। मैं उसी पे आना चाहता था कि उस पे भी एक बहुत बड़ा बजट चाहिए। इनफैक्ट 83 LCA तो ऑलरेडी ऑर्डर कर चुके हैं, तो उसके भी एक अलग बजट चाहिए, उसके लिए क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल, आपका ठीक है। देखिए तो हमारे पास कैपेसिटी है क्या अभी वो करने के लिए, बिकॉज ऑफ कोरोना एंड सेटबैक? देखिए संपूर्ण भारत का प्रायोरिटी को मद्देनजर रखना पड़ेगा। उसके अंदर में जहां सिक्योरिटी है, और सिक्योरिटी जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने कहा है ये हमारी एब्सोल्यूट नेसेसिटी है इस वक्त के ऊपर में, और ये जरूरी है कि प्रायोरिटीज बनाए जाएं, उसमें जो इस साल कर सकते हैं उसके ऊपर में जोर दिया जाए। अदरवाइज देखिए मोटे तौर पर एयरक्राफ्ट, हेप्टर, ड्रोन, आर्टिगन, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जी सारा चाहिए। जनरल कटोच हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए आर्मी के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए ओवरऑल। जनरल कटोच। और देखिए प्रायोरिटी जो है वो तीनों मिलिट्री के जो अध्यक्ष हैं। सर सुन पा रहे हैं आप? जो चीफ आवाज आ रही है सर? नहीं, ध्रुव सर सुन पा रहे हैं आप हमको? यस आई कैन हियर यू सर। यही हम जानना चाह रहे थे कि क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए, इसके साथ साथ सेना के आधुनिकीकरण को आप कितना जरूरी मानते हैं सर, और उसके लिए अलग से आवंटन कितना अनिवार्य है, कितना कंपलसरी है? देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, इस बजट में मुझे नहीं लगता है कि जो डिफेंस बजट है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अच्छा। पिछले बजट से हो सकता है वो 5 या 10% ऊपर जाए, वो ज्यादा करके इन्फ्लेशन को ही केटर करेगा। अच्छा। और उससे थोड़ा सा ज्यादा और होगा जी। 15% जो नेशनल बजट है वो वैसे भी डिफेंस में जाती है, और अगर हमने डिफेंस बजट को इंक्रीज करना है तो मुझे लगता है कि हमने अपना पूरा नेशनल इकोनॉमी को बढ़ाना है। अगर नेशनल इकोनॉमी बढ़ जाएगी तो वो जो परसेंटेज इस समय के लिए है वो ऑटोमेटिकली उतना ही बढ़ जाएगा। तो इस समय पर मुझे लगता नहीं है कि ये हमारी बजट बढ़ेगी। तो अगर बजट नहीं बढ़ेगी, सवाल ये होना चाहिए कि अब क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो हमारी एफिशिएंसीज है उनको बढ़ाना बहुत जरूरी है, और ये एफिशिएंसीज काफी आ सकते हैं। जो मौजूदा बजट है उसको हम और अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सके। सबसे पहले चीज जो मैं बताना चाहता हूं वो है डिसीजन मेकिंग। अभी देखिए मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूं आपको, और ये है फाइटर एयरक्राफ्ट का।
अगर हमने ये राफेल जेट्स जो थी, ये यूपीए के जमाने से ऑर्डर हो रही थी और 10 साल लगे रहे 2014 तक बातचीत होने में, और कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया गया। अगर आप 10 साल का ये डिले पोर्शन लगा देते हैं और उसको कॉस्ट कर लेते हैं तो बहुत भारी नुकसान हमको डालना पड़ा है। तो जितने भी हमारे एक्विजिशन प्रोसीजर्स हैं, क्योंकि ये 5, 6, 7 साल चलते हैं, वो जो डिले है वो हमको नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे पहले सरकार को ये करना चाहिए, और खास करके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, ये जो प्रोसीजर है हमारे, इनको ऐसे करें कि जो टाइम फ्रेम है शुरुआत से लेके अंत जी तक, जनरल साहब, 2 या 3 साल में खत्म हो जाए। जनरल कटोच, आपने सही कहा कि टाइम फ्रेम होना चाहिए, बट इशू ये है कि अभी हमारे पास एक इमरजेंसी सिचुएशन है लद्दाख में, या अभी चाइना और भी फ्रंट खोल रहे हैं, तो उसके अभी जैसे प्रपोजल भी है कि माउंटेन स्ट्राइक कोर को फिर से रिजुविनेट किया जाए या रिवाइव किया जाए, मे बी, तो उसके लिए खर्चा होगा। बजट आपने कहा कि अभी टाइट है, हाथ देखिए, तंग है, अगर तो इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, हाउ टू बैलेंस इट? वन थिंग आई कैन टेल यू, इमरजेंसी सिचुएशन में जो भी आप अभी करेंगे उसका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि डिफेंस में जो भी आप आज करेंगे उसका 2 या 3 साल के बाद उसका फायदा होता है। तो अभी अगर आप कहेंगे कि हम डिफेंस बजट को डबल कर देंगे चीन के खतरे से, और अगर चीन की युद्ध हमारे मार्च या अप्रैल या मई में शुरू हुई, तो इस डिफेंस बजट से उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ सकता उसमें। अगले साल यस 2023, 2024 वो फर्क हो सकता है। अगर आप 2021 की बात करें, अगर चीन के साथ लड़ना है, तो ये इससे कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है सर, ठीक है सर, आप हमारे साथ रहिए। देवदत्त जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक्स-आईएएस हैं। देवदत्त जी, असल में आर्थिक सुस्त रफ्तार और साथ ही साथ कोरोना की मार, सर इसके मद्देनजर डिफेंस सेक्टर में बजट बढ़ाया जाना कितनी बड़ी चुनौती दिखाई देती है सरकार के आगे? देखिए, चुनौती जरूर है, लेकिन राष्ट्र रक्षा सर्वोपर है, और राष्ट्र रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि डिफेंस का बजट चाहे और चीजों से कटेल करके कम से कम 10 से 15% बढ़ना चाहिए। ये एक तरफ जहां हमारा चीन से चुनौती है, दूसरी तरफ पाकिस्तान हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, टेररिज्म है हमारे यहाँ। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि चाहे थल सेना हो, चाहे जल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, सभी का मॉडर्नाइजेशन की एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी हो और एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी हो। और जैसे अभी मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि डिसीजन मेकिंग और एक्विजिशन प्रोसीजर, इनमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। डिसीजन मेकिंग ऐसी होनी चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी तो हो, लेकिन साथ साथ ये ना हो कि चीज़ें इतनी ज़्यादा लंबी चली जाएं कि इसकी कॉस्ट जो है वो दुगनी और तिगनी हो जाए। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हम राष्ट्र रक्षा को सर्वोपर रखते हुए, और चाहे वो कोरोना की स्थिति हो, चाहे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन की डिटोरेशन की स्थिति हो, लेकिन सबसे पहले हमारा राष्ट्र की रक्षा किया जाना सर्वोपर है। जी, हमारे साथ गुप्ता जी भी जुड़े हैं। गुप्ता जी, किसी भी सेक्टर के लिए बजट कितना इंपॉर्टेंट है? हालांकि लगातार ये कहा जा रहा है कि हालत ऐसी नहीं है कि बजट को इंप्रूव किया जा सके, लेकिन बजट बढ़ाया जाना भी जरूरी है। लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे सर? बीच का रास्ता, जो बीच का पुल है, वो कैसे दिखाई देता है आपको? 30 साल पहले मेरी सबसे पहली असाइनमेंट भारत सरकार में रक्षा मंत्रालय में थी, और मैं फॉरेन प्रोक्योरमेंट देखता था, यानी कि बोफोर्स डेस्क मेरे पास था। अब इसमें देखिए, आपने जो बजट का विश्लेषण किया, उसमें कहीं भी जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके आय के स्रोतों का जिक्र नहीं किया। आप देखिए, जो लैंड बैंक है हमारी आर्म्ड फोर्सेस के पास, सबसे बड़ा है हमारे देश में, उनसे आय जो है, उसके आयाम जो हैं वो असीमित हैं। हम उस पर फोकस करें, क्यों ना हर यूनिट को ये कहा जाए। आप देखिए, मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। गोल्फ कोर्स, आर्मी गोल्फ कोर्स है, मान लीजिए, उसमें प्राइवेट लोगों से ज़्यादा फीस चार्ज करिए, आप उनको अलाउ ही नहीं करते हैं। आपके आर्मी मैसेज हैं, आप दूसरे अधिकारियों को वहाँ अलाउ नहीं करते। कहने की बात, आपका एयरफोर्स स्टेशन है, ठीक है, हवाई पट्टी है। अब सैटेलाइट से कोई एक एक इंच जो है दुनिया का दूसरे मुल्कों को पता है। वो पहले वाली बातें नहीं हैं कि हम अपने बेसिस को या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपोज नहीं कर सकते हैं। यूएस में देखिए, वो वहाँ कोई डिमार्केशन नहीं है सैनिक असैनिक सुविधाओं में। तो कहने का बात यह है कि वी हैव टू एनकरेज पार्टनरशिप बिटवीन सिविल एंड आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स। उनके आय के स्रोत बढ़ाने चाहिए।
जो कैंटोनमेंट्स, जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स शहर के बहुत दूर थी, आज शहर के बीचों बीच हैं। क्यों ना मॉल्स बनाए जाएं, क्यों ना और इनकम के स्रोत देखे जाएं। तो उसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया है जिसकी तरफ देना चाहिए। हर यूनिट को कहा जाए। बहुत अच्छी बात की आपने। मैं भी जनरल गुरमीत से पूछते हैं। जनरल साहब, बहुत अच्छा सुझाव है कि ये आर्म फोर्सेस रेवेन्यू बढ़ाने में क्यों नहीं हेल्प करते हैं? अजय जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, ये बहुत जरूरी है कि डिफेंस रिफॉर्म किए जाए, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन इस तरीके से किए जाए कि भारत की सुरक्षा के ऊपर में कोई असर ना हो, जो इंडियन आर्म फोर्सेज है उनके फंक्शनिंग पे कोई असर ना हो। ये जब आप लैंड और कंट्रोलमेंट की बात करते हैं, ये अलग विषय है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर में अलग से डिबेट कर सकते हैं, लेकिन जो अभी चुनौती है, जो अभी थोड़ा समराइज करके बताइए जी। जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि देखिए, ऑलरेडी कमिटेड लायबिलिटीज और कमिटेड पेमेंट है जो भारत ने सुरक्षा के और एक्विजिशन के बारे में ऑलरेडी ले ली है। वो ऑनगोइंग स्कीम्स और इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है। और मैं कहूंगा, अगर आप बेंचमार्किंग करके देखिए तो पता लगता है कि पिछले साल जो 3.37 लाख करोड़ था, जो विदाउट पेंशन, और विद पेंशन 4.7 लाख करोड़, और जो 1.5% था जीडीपी का, 15% था हमारे बजट का। मैं पेंशन रिफॉर्म्स पे भी आऊंगा। पेंशन के बारे में आपके आर्म फोर्स में बड़ा अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पर आऊंगा। पहले ये इस बात पे हम रेवेन्यू जनरेशन पे हम अगर बात करें, आर्म फोर्सेस कर सकते हैं क्या, कितना कर सकते हैं? नहीं, पक्का कर सकते हैं। देखिए, ये डिफेंस रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं हमारे को। मैं तो ये कहूंगा कि पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर में, क्यों हमारी प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो रही है, क्यों हमारे पैसे वेस्ट हो रहे हैं, कौन से हमारे डेड यूनिट्स हैं, इन सब के ऊपर में सोच विचार करना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बहुत सोचे समझे तरीके से करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हम उसको ब्यूरोक्रेटिक पर्सपेक्टिव से लें, जहां इस नजर से करें कि क्या इमीडिएट सोल्यूशन हो सकता है। हमारे को लॉन्ग टर्म बहुत मैच्योर तरीके से, हमारे सामने जो चुनौतियां हैं इस वक्त में, वो है मॉडर्नाइजेशन की, वो है ट्रांसफॉर्मेशन की। हाँ, रीस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्गेनाइजेशन। बट सर जनरल साहब, मॉडर्नाइजेशन तो हमको पता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जरूरी है, बट इसके लिए अगर आर्म फोर्सेज या डिफेंस मिनिस्ट्री खुद ही रेवेन्यू जनरेशन कुछ परसेंटेज में भी 20% भी अगर कर पाए तो इट विल हेल्प इन मॉडर्नाइजेशन ना, उन्हीं को तो हेल्प करेगा। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, जो रेवेन्यू जनरेशन है, इसके लिए और भी रास्ते हैं डिफेंस से रिलेटेड। जिस प्रकार अभी हमने प्लानिंग किया है डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में, जहाँ ज्यादा प्रोडक्शन का, जहाँ डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को बढ़ाकर वो तरीके ज्यादा फायदेमंद होंगे। इनफैक्ट देखिए, ये जो भारत की सुरक्षा का विषय है, ये जो रेवेन्यू है, ये कैसे जनरेट करना है, ये अलग ही एक स्पेशलाइज्ड है सब्जेक्ट है। और इसके लिए ठीक है सर, रेवेन्यू जनरेट करने के साथ साथ इसमें बोलिए। गुप्ता जी शॉर्ट फिर ब्रेक इन कंटिन्यूशन मैं कहना चाहूंगा, हमारे 8 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उपक्रम हैं, जो आज की डेट में उत्कृष्ट क्वालिटी का इक्विपमेंट बना रहे हैं और जिनकी विपुल संभावनाएं हैं एक्सपोर्ट की। तो उनका एक्सपोर्ट बहुत आसानी से बढ़ाया जा सकता है। क्यों? उसका कारण है कि हम कंपेरेबल क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट बनाते हैं, पर उसकी कॉस्ट बहुत कम है। 1/5 या 1/10 उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो उसमें क्यों ना जो हमारे MEA के मिशंस हैं आउटसाइड इंडिया, एक बहुत ही मार्केटिंग की जरूरत है, मार्केटिंग की आवश्यकता है और कॉन्शियस एफर्ट की आवश्यकता है। उसके साथ साथ ये मैं कहना चाहूंगा, जैसे जो पेंशन का बजट है, जो पेंशन देने की पॉलिसीज हैं, अब आज की डेट में हेल्थ इंप्रूव कर गई है, लोगों की लॉन्जेविटी बढ़ गई है। तो अगर किसी को 40 साल में रिटायर कर रहे थे, क्यों ना 45 में किया जाए, क्यों ना 50 में किया जाए। रक्षा क्षेत्र क्या उम्मीदें कर रहा है? रक्षा क्षेत्र कितना बजट बढ़ाया जा सकता है? किस तरह की जरूरतें हैं और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए असल में करना क्या होगा? कुछ आंकड़े भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो रक्षा बजट को लेकर लगातार चर्चा जारी है। एक बार फिर अपने सहयोगी शिवानी पांडे के पास चलते हैं और जानते हैं 2020 में किन रक्षा सौदों को मंजूरी मिली, किन रक्षा उपकरणों की खरीद की योजनाएं बनी और कैसा है दूसरे देशों के रक्षा बजट का हाल। धन्यवाद घनश्याम। अब 2020 में जो रक्षा सौदे हुए और जो योजनाएं बनाई गई थी उनके बारे में हम आपको बताते हैं।
33 लड़ाकू जेट विमान समेत कई तरह के रक्षा उपकरणों की खरीद योजना बनाई गई थी। इस रक्षा खरीद पर कुल मिलाकर 38,900 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एग्जीबिशन कमेटी में मुहर लगाई गई थी। जुलाई में ही कई तरह की मिसाइलें भी खरीदने की योजना बनाई गई थी और 33 फाइटर जेट, 300 लैंड अटैक मिसाइल और 250 एयर टू एयर मिसाइल शामिल हैं। 248 एस्ट्रा बीवीआर हवा से हवा में मारने वाली मिसाइल खरीदने की योजना बनाई गई थी। वहीं 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल खरीदने का फैसला भी लिया गया था। फरवरी 2020 में ही अमेरिका से $3 अरब का रक्षा समझौता किया गया था। ये 2020 में जो रक्षा सौदे हुए, जो योजनाएं हुई, वो हम आपको समझा रहे हैं। इन सौदे में अमेरिका से 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर की खरीद भी शामिल है। दूसरी डील 6 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर को लेकर है, जिसकी कीमत $80 करोड़ होगी। ये लगातार रक्षा सौदे जो योजनाएं बनाई गई थी 2020 में, उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अब डिफेंस बजट 2019 का एक तुलनात्मक आंकड़ा आपको दिखाते हैं। अमेरिका $732 बिलियन, जिसका जीडीपी का 3.4% रहा। वहीं चीन की अगर बात करें तो $261 बिलियन, जीडीपी का 101.9% रहा। वहीं अगर आप भारत की हम बात करें, $71.1 बिलियन, जो कि जीडीपी का 2.4% है। वहीं रूस की अगर बात करें तो $65.1 बिलियन, जो कि जीडीपी का 3.9% है। सऊदी अरब की अब बात कर लेते हैं, $61.9 बिलियन, जीडीपी का 8% है। वहीं पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो $10.3 बिलियन, 24वां स्थान पाकिस्तान को यहां पर मिल रहा है। 2020-21 में रक्षा बजट, ये पाकिस्तान का रक्षा बजट की हम बात कर रहे हैं, 2020-21 में पाकिस्तान का रक्षा बजट 1300 अरब था। इस वित्तीय वर्ष में 12% रक्षा बजट बढ़ा है। वहीं 2019-20 में 4.5% ही इसमें बढ़ोतरी की गई थी। वहीं 2019-20 में 1152 अरब रुपए का बजट था। अब ओवर टू यू घनश्याम। शुक्रिया आपका शिवानी। तो आंकड़ों के जरिए हमने अपने देश के साथ साथ दूसरे देश के बजट को भी आपके सामने रखा, जिससे कि आप एक एनालिटिकल कर सके, एक एनालिसिस कर सके आखिर किस तरह की तस्वीर हम बजट को सेक्टर, डिफेंस सेक्टर के तौर पे देखते हैं। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव कटोच भी हमारे साथ हैं। ध्रुव सर, अगर चीन को, पाकिस्तान को कड़ा संदेश देना है तो फिर स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंस है सर इसका? स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मैं भी बात करता हूँ, लेकिन कुछ एक और मैं विषय लेना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले वो बताया गया था कि डिफेंस लैंड वगैरह के ऊपर जैसे गोल्फ कोर्सेज हैं, वो सिविल के साथ मिला के थोड़ा रेवेन्यू जनरेट करें। देखिए, इस प्रकार से 2-4 लाख रुपए मिलने से भारत को कुछ नहीं होने वाला है। इसमें हमारी जो डिफेंस है, इसमें ही इसको ही नुकसान पहुंचेगा। बट जनरल साहब फिलहाल जनरल कटोच, कैन यू हियर मी? सो आप कह रहे हैं 2-3 लाख होंगे इसमें रेवेन्यू जनरेशन। कोई आंकड़ा हुआ है, कोई असेसमेंट हुई है कि कितने रेवेन्यू जनरेट हो सकता है ऐसे मिलिट्री? देखिए, अगर आप गोल्फ कोर्स की मेंबरशिप लोगे और 10,000 रुपए दोगे तो कितने लोग आएंगे गोल्फ कोर्स? मैं सिर्फ गोल्फ कोर्स की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल जो डिफेंस लैंड है या डिफेंस के प्रॉपर्टीज हैं। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, डिफेंस लैंड के साथ आप इंटरफेयर मत करिए, इससे देश को नुकसान होगा। इसका मैं बहुत लंबा पेपर लिख सकता हूँ। गुप्ता जी, आपकी बात से शायद इत्तेफाक नहीं रखते, एक बार काउंटर कर लेते हैं। आप अपनी बात पूरी करिए, फिर गुप्ता जी के पास चलेंगे। बोलिए सर, बोलिए। देखिए, जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, क्योंकि मैंने ये पूरे बॉर्डर एरिया पर अपनी जिंदगी लगाई हुई है, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी 1947 से लेके जो हुई थी, वो थी कि हमारे पास जो रोड्स है वो आगे तक नहीं गए और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया। ये सिर्फ मैं पहली बार देख रहा हूँ पिछले 5 सालों में ये जो पुश लगाई गई है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये पहली बार की गई है। क्योंकि हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर पहले नहीं बनाया, इससे हमको काफी नुकसान उठाना पड़ा है। और क्योंकि जब मैं सिर्फ अरुणाचल की बात बताता हूँ, क्योंकि मैंने तवांग की डिवीजन कमांड की है, तो अगर आप तवांग पे जाते हो और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जाते हो मैकमोन लाइन पर, तो चीन की जो सड़क है वो बिल्कुल बॉर्डर तक आती है हर एक जगह पर, और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना एडवांस्ड है जो हमारा कहीं उसके मुकाबला नहीं कर सकता है। अब जाके ये मैं देख रहा हूँ, ये जो पुश दिया गया है खास करके पिछले 3 या 4 सालों में,
ये हमारे डिफेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके साथ क्या होगा कि जो आपके फॉरवर्ड ट्रुप्स है, जो आपका वेपन्स है, इक्विपमेंट्स है, वो आप उधर जा सकते हैं। दूसरी बात है कि जहां तक अगर चीन के साथ अगर आप बात करते हैं, तो मेरे अपने विचार से सबसे ज्यादा जरूरी ये होगा, अगर चीन के साथ युद्ध होगा तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट विषय है, ये युद्ध हिमालय के ऊपर नहीं होगा। अगर आपने जीत पानी है, ये टिबेटन प्लेटो के ऊपर होगा, और इसका मतलब है ये हवाई जहाज के साथ युद्ध होगा। तो जब हमने अपना ये जो डिफेंस बजट है, खास करके चीन के साथ, तो 2 या 3 चीजों विषय के ऊपर मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए। एक हमारी वायु कैपेबिलिटी, और इसलिए ये जो राफेल जेट्स आए हैं और ये मिसाइल का जो जिक्र किया है, ये इसमें बहुत जरूरी होता है। ड्रोन्स भी इम्पोर्टेंट होंगे सर। हेलीकॉप्टर्स का जिक्र किया है, ये बहुत जरूरी है, और जो मिसाइल अभी खरीदे जा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। तो इससे इसके बट जनरल कटोच, one point. Yeah. So long as you can win the air war over the Himalayas, China will never attack. There will be no war. आपकी That is the key. बात से सहमत होते हुए, लेकिन कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स की फ्यूचर वॉर्स अब ड्रोन लड़ेंगे, तो हमारे पास कैपेबिलिटीज कितनी है, उसको जोर नहीं देना चाहिए। नहीं, ड्रोन देखिए, अभी अगर आर्मीनिया अजरबैजान का एक वॉरफेयर देखे, हम जब फाइट अभी जो इनकी जंग हुई, उसमें ड्रोन्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ड्रोन्स में इसलिए इतना ज्यादा रोल प्ले किया क्योंकि आर्मीनिया के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था। तो ये बिल्कुल एसिमेट्रिक लड़ाई हुई थी, क्योंकि आर्मीनिया के पास कोई एयर डिफेंस नहीं था। अगर एयर डिफेंस होता तो वो बात अलग हो जाती। तो ड्रोन्स बहुत जरूरी है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन एयर कैपेबिलिटी, जिसमें कि हाई स्पीड एयरक्राफ्ट जैसे राफेल्स है, 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट, जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनेंगे, ये सब जाके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं अपने एयर डिफेंस कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर के साथ जी। ये सिर्फ एक चीज का इस्तेमाल नहीं हो सकता है कि हम बोलेंगे सिर्फ ड्रोन्स के ऊपर जाओ, या सिर्फ अटैक हेलीकॉप्टर, या सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट। ये कंप्लीट वॉर फाइटिंग सिस्टम है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि हम इस समय पर हमारी स्थिति सही है। ध्रुव सर, रहिए आप हमारे साथ। रेवेन्यू जनरेट करने की जब बात करी तो गुप्ता जी कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे। गुप्ता जी प्लीज। देखिए, इसमें व्हाट इज सस्टेनेबल लॉन्ग रन में आइडियल सिचुएशन क्या है, दूसरे मुल्कों से भी सीखने की आवश्यकता है। मैंने यूएस का उदाहरण दिया, वहाँ पे जो लाइन है सिविल और आर्म्ड फोर्सेस की, वो बहुत थिन हो गई है। जब हमने एफडीआई इतना इनवाइट कर लिया डिफेंस के सेक्टर में, तो ये सब चीज़ें जो लाइन द डिमार्केशन बिटवीन सिविल एंड डिफेंस आर्मी इज गेटिंग हेजियर। तो कहने की बात यह है कि दूसरे हमें आयाम जो हैं वो ढूंढने पड़ेंगे, विकल्प ढूंढने पड़ेंगे, अगर इन चीज़ों को सस्टेनेबल बनाना है। जो चैलेंजेस हैं यहाँ पे, अगर इफ आई प्ले डेविल्स एडवोकेट, अमेरिका के जो चैलेंजेस है और इंडिया के चैलेंजेस बहुत अलग हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एन एनिमोस्टिक नेबर। देखो, मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप कुछ भी करिए, जो शासन और प्रशासन के प्रिंसिपल्स हैं वो चेंज नहीं होते हैं। न्यूटन्स लॉ यूएस में भी चलता है और इंडिया में भी चलता है, वो यूनिवर्सल है, प्रिंसिपल सेम रहते हैं। आप एक्टिव थ्रेट्स की बात कर रहा हूँ। अमेरिका को ऐसे एक्टिव थ्रेट्स नहीं, टेररिज्म नहीं है वहाँ पे, या वहाँ पे एक एनिमी नहीं है जो पाकिस्तान जो इन्फिल्ट्रेशन वगैरह जो कराते हैं, या वो सब एक्टिवली एक्टिव थ्रेट जो है यार, चाइना के बारे में देखिए, जो हमारी फौज की नफरी है, नफरी से भी इम्पोर्टेंट ये है कि उनकी फाइटिंग फिटनेस क्या है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, ट्रेनिंग क्या है। आज पाकिस्तान इज ओनली 20% ऑफ व्हाट इंडिया इज, मतलब साइज इन टर्म्स ऑफ साइज, पॉपुलेशन, व्हाटएवर, 1/5 या 1/6 है। सिर्फ नफरी नहीं ना, वे नीड टेक्नोलॉजी। देखिए, कहने की बात, लेट मी कम टू द पॉइंट। आई वाज टॉकिंग अबाउट, जैसे आप कह रहे सिविल और मिलिट्री का जो थिन लाइन वो करने, उसके उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था। देखिए, वी हैव टू बी मोर इनोवेटिव, वी हैव टू बी मोर इंजीनियर्स, हमें नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। देखिए, टिल सच टाइम यू कैन इंक्रीज द साइज ऑफ द केक, हमारा टोटल बजट जब तक बहुत नहीं बढ़ जाता, ऑब्वियसली डिफेंस बजट भी लिमिटेशंस है, 15% से 17, 18, 20%, व्हाटएवर। अब धीरे धीरे या तो साइज ऑफ द केक बढ़ाएं, साइज ऑफ द नेशनल बजट बढ़ाएं, उसमें लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस है, पर उसके चलते वी हैव टू फाइंड आउट वेज
Where देवदत्त जी आप क्या कहेंगे इस पे, आप जो मधुकर गुप्ता जी कह रहे हैं? मैं समझता हूं मधुकर जी जो कह रहे हैं उसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि वी हैव टू बी इनोवेटिव। जी अभी फिलहाल सिविल मिलिट्री लाइजेंस मीटिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होती हैं, स्टेट लेवल पे भी होती हैं और हायर लेवल पे भी होती हैं। तो हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम सिविल और मिलिट्री का प्रॉपर लाइजेंस किस प्रकार से करें और कैसे हम इनोवेटिव बने और किस प्रकार से अपने सिस्टम में हम चेंजेस करके और कैसे अपने थॉट प्रोसेस को हम और कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं। मैं सहमत हूं इस बात से कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और एयर डिफेंस सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना बहुत आवश्यक है। उसके लिए आपको इनोवेटिव होना ही पड़ेगा, खाली बजट के ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते। जी जनरल सिंह आप क्या कहेंगे इस पे, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप या उसमें जो थिन लाइन है उसके बारे में व्हाट डू यू से? देखिए, सबसे पहले तो जो सिविल मिलिट्री रिलेशन है बहुत अच्छा होना चाहिए, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन ये जो तरीके हैं उनके ऊपर में सोच विचार करना बहुत जरूरी है। डिफेंस रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं, इम्पेरेटिव हैं। लेकिन मैं तो कहूंगा कि हमारा जो प्रायोरिटी है वो ये होना चाहिए कि जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है उनको किस प्रकार से खत्म किया जाए, जो नॉन प्रोडक्टिव हमारे सिस्टम है उनको किस प्रकार से खत्म किया जाए, जो ब्यूरोक्रेटिक डिले है उनको किस प्रकार से खत्म किया जाए, जो ब्यूरोक्रेसी में नेशनल सिक्योरिटी को नहीं समझते हैं उनको किस प्रकार से एजुकेट किया जाए। मैं तो कहूंगा कि देखिए, अभी 2020 ने बहुत बड़े सबक सिखाए हैं। जब इमरजेंसी के अंदर में इतनी ज्यादा एक्विजिशन करनी पड़ी रशिया से, अमेरिका से, इजराइल से, तो ये पहले क्यों नहीं प्लान की? इसको प्लान करने के लिए जरूरी है कि वेरी प्रोग्रेसिव और प्रायोरिटाइज तरीके से और फोकस तरीके से। और देखिए, मैं इस महत्वपूर्ण क्षण जब अभी बजट होने वाला है, जब डिफेंस सेक्टर है, इस वक्त में ये छोटी छोटी बातें नहीं करना चाहता हूं। गोल्फ कोर्स की बात, ट्रूप्स का राशन कम कर दो या वो कम कर दो, ये कम कर दो। हमारी सबकी जो प्रायोरिटी है वो है राष्ट्र की सुरक्षा। मैं तो जनरल साहब एक बजट की बात कर रहे हैं तो एक प्रपोजल चला है कि जो पेंशन्स है, जो हु सीक अर्ली रिटायरमेंट, उनकी रिड्यूस की जाए। और इस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है बिकॉज अपेरेंटली गवर्नमेंट या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फील्ड्स की पेंशन बजट बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या कहेंगे, इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है इस पर? देखिए जी, ये जो पेंशन है ना, ये देश की कमिटमेंट है अपने सोल्जर्स के लिए और ये एक बड़ा इमोशनल सा टॉपिक होता है। मैं तो ये कहूंगा कि ये पेंशन का जितना बजट है ये डिफेंस बजट से अलग होना चाहिए। ये देश की कमिटमेंट है अपने सोल्जर्स के साथ में। आप कहिए कि उनको कम कर दें। मैं एक जनरल साहब, जो प्रपोजल मुझे पता है कि ये प्रपोजल है जो फॉर दोज जो अर्ली रिटायरमेंट सीख करते हैं उनकी पेंशन रिड्यूस की जाए और उसके साथ ही रिटायरमेंट एज बढ़ाई जाए। आई मीन जो ऑफिसर्स हैं, टॉप ब्रास है अभी, दे फील कि पीपल या ऑफिसर्स अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं फॉर बेटर पास्चर्स प्राइवेट सेक्टर वगैरह में, तो वाई शुड दे गेट दैट काइंड ऑफ पेंशन विच नॉर्मली सोल्जर जो 17 साल के बाद रिटायर होता है उस हिसाब से उस बेसिस पे। तो व्हाट इज द कंट्रोवर्सी? जी हाँ अजय जी, देखिए, ये सब मैन मैनेजमेंट के, ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजमेंट के तरीके हैं और बहुत अच्छे तरीके भी हैं, लेकिन इसमें बहुत सोच विचार करना पड़ेगा। मैं तो ऐसे कहूंगा कि पहले सरकार ने ये सोचा था कि जो एक पैरेलल इंडक्शन जो आईएएस आईपीएस इंडस्ट्रीज के अंदर में इंडक्शन होनी चाहिए, उसको तो लागू नहीं किया है अभी तक। वो भी बहुत सिस्टम्स हैं और देखिए, जो भी सिस्टम आपने करना है वो एक बहुत सुलझे हुए तरीके से करने की जरूरत है। लेकिन मैं आपसे सहमत हूं कि पक्का इसको देखने की जरूरत है। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये हो सकता है इस बजट में आ जाए। गुप्ता जी भी कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, प्लीज गुप्ता जी। देखिए, जो जनरल साहब ने कमेंट दिया मैं काफी हद तक सहमत हूं। जो प्रयोग किया गया था पहले, जो आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स सिविल सर्विस में इंडक्ट किए गए थे, वो बहुत कामयाबी से किया गया था और वो ऑफिसर्स ने सिविल में भी आके बहुत अच्छा काम किया और उसको कंटिन्यू करने में कोई हर्जा नहीं। मैंने कई ऑफिसर्स के साथ काम किया है, दे प्रोड्यूस सम ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर्स। तो और दिल और दिमाग का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो रिटायरमेंट एज की बात है, अब आर्मी में हम ऐसी एज में रिटायर कर देते हैं, द पर्सन इज नीदर हेयर नॉट देयर, और वो उसकी क्वालिटी ऑफ हेल्थ जो है पहले से बेटर है। तो 70 साल पहले जो पॉलिसीज थी उनको मॉडिफाई और अपग्रेड करने की आवश्यकता है। इफ द गाय इज फाइटिंग फिट, व्हाई कांट ही कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर टाइम? उससे हमारी रिक्रूटमेंट भी कम होएगी,
आपका पेंशन का जो बोझ है वो भी कम होएगा और वो लंबे अरसे तक फौज को, देश को अपनी सेवाएं दे सकता है। तो वी हैव यहाँ पे जो प्रपोजल की बात हो रही है, आई थिंक वो ऑफिसर्स कैटेगरी अलग है एंड फौजी कैटेगरी जो अलग उसके लिए, जवान के लिए। देखिए वो जवान को जो वो आदमी जब तक फाइटिंग फिट है, फिजिकली फिट है, उसको क्यों ना कंटिन्यू किया तो जाए। जनरल कटोच आपसे ये पूछेंगे इस पे राय, आप जो प्रपोजल है ये। देखिए, अगर आपको सेना चाहिए जो यंग है, जो फाइट कर सके, तो कारगिल की जो चढ़ाइयां, जो ऊंचाइयां थी, मैं अपनी उम्र में नहीं चढ़ सकता हूँ, सीधी बात है जी। एक यंग आदमी की जरूरत होती है। अगर आपने सभी को 60 इयर्स रिटायर करना है, आप सेना को बंद कर दीजिए, सब सीआरपीएफ और बीएसएफ लगा दो, सीधी बात है। नहीं जनरल साहब, जनरल साहब, I don't agree with these people. It doesn't work that way. नहीं, एक मिनट, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ जनरल साहब? हाँ जी। जैसे एक जवान अगर 19 इयर्स में भर्ती हो जाता है और 17 मतलब 34-35 के आसपास वो रिटायर हो जाता है, तो आई थिंक ही इज मच कैपेबल, ही कैन क्लाइम। जो करगिल की पहाड़ियां तो चढ़ ही सकता है मेरे ख्याल 45 तक कम से कम, क्या कहते हैं आप? ट्राई करिए 45 में चढ़ने की। नहीं, वो तो नहीं, मैं सीधी बात बता रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो ट्रेंड है, कैपेबल है। सब लोग कारगिल में थोड़ा इनएफिशिएंट है क्या वो? नो, सम पीपल विल बी नॉट अ मैटर ऑफ, देखिए, एज ए मैटर ऑफ डिबेट वी आर। आप एक बात देखिए, आप 40 साल के लड़के को आप बोलिए क्रिकेट खेलिए हमारे क्रिकेट टीम पे, तेंदुलकर निकल गया वहां से, क्यों नहीं खेल सका वो? 38 ईयर्स में उसको जाना पड़ा, क्यों? नहीं, कुछ हजार लोग वहां डिप्लॉय होते हैं। देखिए, गुप्ता जी है सम काउंटर पॉइंट। ये आर्गुमेंट जो है, ये आप गलत तरीके पे जा रहे हैं। अगर आपने पैसों की बात है, हमारे पास 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं जी, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के ऊपर आती है। सबसे बड़ा घाटा देश को इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से हो रहा है। दे आर नॉट परफॉर्मिंग एसेट्स। हमारे डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं, वो सही कीमत पर सामान नहीं दे रहे हैं। बात सही है। वाई दिस की जो राइफल जो हम अभी बात कर रहे थे, AK-47 राइफल, AK-105 राइफल, 203 जो अभी रशिया से ले रहे हैं, 203 जो रशिया से ले रहे हैं, बना रहे हैं यहाँ पे, नहीं रहे यहाँ पे बना रहे हैं। रशिया से सस्ती मिल रही है हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। नहीं, अमेठी में बना रहे हैं सर, ज्वाइंट वेंचर है, अमेठी में बना रहे हैं। तो वो हमारी राइफल महंगी बन रही है। हमारा राइफल एयरक्राफ्ट फ्रांस के राइफल एयरक्राफ्ट से महंगा बन रहा है। देखिए, हमारी इनएफिशिएंसी जो है हमारे पब्लिक सेक्टर में है, इसको आप प्राइवेटाइज करिए। ऑल दी डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री शुड गो टू द इंडस्ट्रियल बोर्ड, टेक इट आउट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से सबको निकाल दीजिएगा, प्राइवेटाइज करिए, और आप देखिए आपका डिफेंस किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। आप 1 लाख ठीक है, इससे आगे बढ़ेंगे चर्चा को, में मिल जाएंगे। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री ठीक है सर, द कंप्लीट ओवरऑल सर ठीक है, चर्चा को आगे मधुकर जी एग्री करते हैं। मधुकर जी जल्दी से अपना रिएक्ट। नहीं, यही तो मैं कह रहा मधुकर जी था एग्री कि करते जो हैं। लाइन सिविल और आर्मी की है उसको मिला दिया जाए। हम क्यों दो अलग अलग कंपार्टमेंट्स की तरह हैंडल करते हैं? जी गुरमीत सर भी पॉइंट योर प्रोडक्शन कैपेसिटी, आप एक ऑडिट करिए अपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का। ठीक है सर, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। गुरमीत सर भी हमारे साथ है, जनरल गुरमीत। ठीक है सर, जनरल गुरमीत, असल में नई खरीद प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए जो हथियारों को किराए पर लेने का विकल्प खोला गया है, इसको आप कैसे देखते हैं सर? ये बहुत अच्छा सोच विचार है, बिल्कुल ही नए तरीके का है। और क्योंकि हम सदा जो भी अपने हथियार सिस्टम प्लेटफॉर्म होते हैं, उसको एक अपना परिवार का हिस्सा, अपने ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा मानते रहे हैं। और ये सोचना कि ये सिर्फ हमारे पास कुछ टाइम के लिए आया है, ये सच कहूं तो मैनेजमेंट के तरीके से बहुत ही अच्छा तरीका है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन देखिए, ये जो लीज है ये डिपेंडेंसी है, और जो सिक्योरिटी है वो किसी के ऊपर में डिपेंड नहीं हो सकती है। इसीलिए जो हम बात कर रहे हैं सेल्फ रिलायंस की, आत्मनिर्भर की, और जो अपना डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस होना चाहिए, वो भारत का ही होना चाहिए। जो पॉइंट होता है ना, सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और जो अपना इंक्लूसिव सिक्योरिटी होती है, वो अलग ही होती है। लेकिन टाइम, मतलब मैं कहूंगा कि ये एक मर्सनरी तरीका है देखने का, जिस प्रकार से टेररिस्ट को खरीद सकते हैं,
जिस प्रकार से कोई ऑर्गेनाइजेशन सामान खरीद सकते हैं। तो जनरल लेकिन साहब, ये सिर्फ एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। जनरल सिंह, जैसे ये लेकिन अच्छा है। जनरल सिंह, डिफेंस पीएसयू जो अंडर परफॉर्मिंग है उनको प्राइवेट सेक्टर में लाना चाहिए, प्राइवेटाइज करना चाहिए, जैसे जनरल कटोच अभी कह रहे थे। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ। देखिए, हमको कठोर डिसीजन लेने की जरूरत है, हमारे को डिफेंस रिफॉर्म करने की जरूरत है। जितने ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, जितने ये पीएसयू हैं जो काम नहीं करते हैं, और जितने ये डिफेंस लैब, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, और मैं कहूंगा कि हमारे जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट, एक्विजिशन, प्रोडक्शन का सिस्टम है, सिस्टम में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने पहले जब मेक इन इंडिया किया, इंडिया का पहला उसमें अध्याय के अंदर में, तो मेक इन इंडिया सफल नहीं होने दिया है। ये इन्हीं के कारण है कि सफल नहीं हुआ है। और अभी जो यहाँ पे आईएएस, पूर्व आईएएस ऑफिसर बैठे, इनसे पूछते हैं ब्यूरोक्रेसी ऐसा क्यों करती है। जयदत्त जी बताइए, डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया क्यों कामयाब नहीं हो पाया? देखिए, ऐसा नहीं है। अभी डिफेंस कॉरिडोर आपने देखा, ये डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है और प्राइवेटाइजेशन के ऊपर हम लोग काफी स्ट्रेस पूरे कंट्री दे रहा है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की जो एक परिकल्पना है देश की, उसके ऊपर बहुत अच्छा काम चल रहा है। और कोई चीजें ऐसी नहीं है जो आपने आज शुरू की और कल खत्म हो गई। ये एक प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस चल रही है और मुझे बहुत अच्छा भविष्य दिख रहा है आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का। आर्म फोर्सेस का हमेशा ये ग्रीवेंस रहा है कि ब्यूरोक्रेट जो बैठे हैं, सेक्रेटरी साहब बैठे हैं या एडिशनल सेक्रेटरी साहब बैठे हैं डिफेंस मिनिस्ट्री में, वो अड़चने डालते हैं। जैसे डिलेज अभी बात कर रहे थे रफाल प्रोक्योरमेंट की, उसमें डिलेज इतने होते हैं, उससे एक्यूमुलेटेड कॉस्ट बढ़ जाते हैं। अब तो नए सिस्टम में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से ही दूसरे भी डिपार्टमेंट से और इवन प्राइवेट लोगों को भी अभी लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि डिसीजन मेकिंग बट डिसीजन मेकिंग तो सेक्रेटरी और जो डिसीजन मेकिंग में ब्यूरोक्रेट्स ही लेते हैं, जो आईएएस ब्यूरोक्रेट्स लेते जरूर हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिलहाल वो तो राय ले लेते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग तो मधुकर जी आप बताइए। देखिए, इसमें यू एंड मी वाले सिनेरियो में हम नहीं जाएंगे। देखिए, ये रेजिमेंट्स में भी होता है, एक रेजिमेंट दूसरी रेजिमेंट से, आर्मी एयरफोर्स में होता है, सब जगह होता है। टफ वॉर्स जो हैं, टफ इश्यूज सभी जगह होते हैं। नहीं, ये टफ इशू नहीं है, जो आर्म फोर्सेस का ग्रीवेंस रहा है कि हमेशा कि भाई ये इसमें जो एक मिनट, जो बाबू लोग बैठे हैं सरकार में, उनको जो आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट है, फील्ड में जो रिक्वायरमेंट है, उनको समझ नहीं है उसकी, बिकॉज दे हैव नेवर गॉन टू फील्ड। ये देखिए, ये भ्रमित करने वाली बातें हैं। ऐसा नहीं है। ये कहना कि मैं अपना उदाहरण देता हूँ, आर्मी हेडक्वार्टर्स, डिफेंस फाइनेंस, ब्यूरोक्रेसी, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ इसी में। जब डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस थे, उन्होंने इनफैक्ट सियाचिन के लिए कुछ प्रोक्योरमेंट करनी थी, स्नो बूट्स की आई गेस, तो उन्होंने उसमें देरी हो गई। उसमें आपको शायद याद ही होगा कि 2 जॉइंट सेक्रेटरीज को आई थिंक सियाचिन में 1 महीने के लिए पोस्टिंग कर दी, टू सी हाउ सिचुएशन इज। जनरल गुरमीत सिंह, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये भ्रमित करने की बात है क्या, जो आर्म फोर्सेस की जो ग्रीवेंसेस है टुवर्ड्स ब्यूरोक्रेसी? अजय जी, देखिए, आपने बहुत नाजुक सा सवाल किया है। ये लड़ाई ब्यूरोक्रेसी और आर्मी की नहीं है, जहां आर्म्ड फोर्सेस की नहीं है। ये लड़ाई चाइना और पाकिस्तान और टेररिज्म के अगेंस्ट की लड़ाई है। लेकिन एक बात आप पक्का समझ लीजिए कि आज के दिन में 60 to 65% हमारे डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट होते हैं। हम सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर हैं और दुनिया के 3rd बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर हैं। तो इसमें जो पैसा खर्च करने का तरीका है, एक्विजिशन प्रोक्योरमेंट का तरीका है, वो सफल नहीं है, उसमें कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है ये बताइए ना, यही तो ये भी समझना चाहता हूं। वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, कि बहुत नम्रतापूर्ण ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो सिस्टम है, दे नीड्स टू बी चेंज। और मेरे को बहुत खुशी है। बस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है सर, ये तो बताइए पहले। सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, पहले बाद में ठीक करेंगे। सिस्टम यही प्रॉब्लम है कि ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल बहुत ज्यादा है, डिले बहुत ज्यादा है, और जब तक सामान आता है तब तक उसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत मुश्किल से पूरी की जाती है। तो देखिए, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने एकदम फोकस बना लिया, अपना प्रायोरिटी बना ली है कि डिफेंस रिफॉर्म्स होंगे, और जो भी सिस्टम के अंदर में तो ये डिलेज क्या ब्यूरोक्रेसी की वजह से होती है और कोई और रीजन है? और देखिए, आप अगर सिस्टम को देखें तो इसमें कौन है? इसमें कंज्यूमर है आर्म फोर्सेस, इसमें प्रोसेसर्स हैं ब्यूरोक्रेट, और डिसीजन लेने वाले हैं। तो इन सबको मिलकर मैं तो ये कहूंगा कि एक इंटीग्रेटेड तरीके से देखने की जरूरत है। ये प्रॉब्लम हमारी
हमारा चैलेंज चाइना, पाकिस्तान और टेररिज्म है। जी। हमारा चैलेंज, हमारी लड़ाई आपस में नहीं है। और जिस प्रकार से अभी सीडीएस तो गुप्ता जी रेस्पॉन्ड करना चाहते हैं। देखिए कोई भी हो, किसी भी ब्यूरोक्रेसी में हो, आर्म फोर्सेस में हो, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। इन्होंने OFB ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की बात की, PSUs की बात की। द पॉइंट इज अकाउंटेबिलिटी हैज टू बी फिक्स्ड, अदरवाइज हम जिस रफ्तार पे चेंज हो रहे हैं उस रफ्तार पे या ये आई थिंक उनका यही सेंस है कि अकाउंटेबिलिटी ब्यूरोक्रेसी में नहीं है। देखिए ये तो चलता रहेगा, ये तो बहुत पुराना मुद्दा है, 70 साल से ये सब मुद्दा जनरल चल कटोच, रहा आप है। कुछ कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, मैं तो सिर्फ बोलता हूं कि आप एनालिसिस करिए केसेस का। कोई भी आप केस ले लीजिएगा, ठीक है, अगर आप उस केस का एनालाइज करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा डिसीजन मेकिंग कहां पर स्लो हुई है और क्यों हुई है। आप मैन्युफैक्चर, अभी आप देखिए भारत सरकार ने एक बहुत अहम डिसीजन लिया है, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। जी। अभी इसके विरुद्ध कौन गए? जितने भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं वो उसके विरुद्ध हो गए। क्यों विरोध हो गए? अच्छा सर, अगर एनालिसिस करें, रफाल जो 126 मल्टी रोल फाइटर प्लेन लेने थे वो डिले क्यों हुए? उसमें 2007 में RFI हुआ था और 2012 तक नेगोशिएशन चले गया, रफाल वाज इवन सिलेक्टेड, उसके बाद क्यों नहीं आगे बढ़ा? Yes, because there is always बोलना नहीं चाहिए, but there is a playoff. There is a process by which people are looking for certain benefits from the deal. But sir, that was Now, going through on the that was going through on a the Rafale- normal tendering process हुआ था। नहीं, ऑन द रफेल जब पूरी डील खत्म हो गई थी और सिर्फ सिग्नेचर लगाना था जी, तो उस समय पर एंटनी साहब जो रक्षा मंत्री थे उन्होंने एक क्लॉज उसमें लगा दिया कि जो एयरक्राफ्ट हाल में बनेंगे उसकी गारंटी ये रफेल की जो कंपनी है डसॉल दासो कंपनी उसका जो है अकाउंटेबल होगी। बट दासो ने मना कर दिया। तो दासो ने तो मना करना ही था, तो डील गिर गई। तो क्यों मना किया? क्यों उनके ट्रस्ट नहीं था ये HAL पे? हमारे पास तो कोई प्रूफ नहीं है कि क्यों मना किया। बिकॉज दे डिडंट ट्रस्ट HAL। जो मेरी समझ है, दे डिडंट ट्रस्ट HAL। एंटनी साहब से पूछिए कि ये क्यों आपने ये ठीक है लिखा सर। उसमें? सर समय इतना ही है, शो को वाइंड अप करना होगा, लेकिन चलने से पहले गुरमीत सर आपसे जानना चाहूंगा सर, डिफेंस सेक्टर में आपको क्या लगता है FDI कितना इंपॉर्टेंट चीज है सर? 49 से 74% कर दिया गया, क्या इसे और बढ़ाए जाने की उम्मीद की जा सकती है? FDI को लेकर क्या कहेंगे सर? बहुत शॉर्ट में बोलिएगा, मुझे वो शो वाइंड अप करना है। सबसे पहले मैं कहूंगा कि FDI को जो बढ़ाया गया ये बहुत अच्छी बात है। हमारे को जरूरत है कि हम पूरे वर्ल्ड का मैन्युफैक्चर के साथ में इंटीग्रेट करें और ये अवश्य ही एक सफल प्रयोग साबित होगा आने वाले समय में। शुक्रिया सर, शुक्रिया बातचीत करने के लिए, सभी मेहमानों का अपने लिए समय निकालने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी अहम राय हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कैसा हो बजट, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, कल एक फिर नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।